हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग जो विज्ञापन 51 की तैयारी करने के लिए जुट गए हैं और फॉर्म फिल कर दिया है या आने वाले टाइम में फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेरे दिमाग में हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना है और निश्चित रूप से ये बातें आपके लिए मोटिवेशन में और आपकी तैयारी में हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली बात ये है कि जो रिज़ल्ट अभी विज्ञापन 50 का आया है उसकी एनालिसिस हर एक व्यक्ति ने लगभग किया है। आपने भी उसका मूल्यांकन किया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस को नहीं समझते हैं, प्रीवियस रिजल्ट्स को नहीं समझते हैं, जब तक आप अपने प्रीवियस जो भी पेपर आया है उसको नहीं समझते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं घट जाती हैं। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ देखिए, प्रीवियस ईयर्स के आप अंतिम जो चयन परिणाम है उसे देखिए, हर एक कैटेगरी का देखिए। उसे देखने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आप अपने तैयारी का एक जो ढांचा है, तैयारी की जो एक प्लानिंग है उसे ठीक तरीके से बना पाते हैं। मेरी समझ में जो विज्ञापन 50 का, 46 का, 47 का जो भी एक कट ऑफ रहा है, जो भी परिणाम आए हैं, उसके संदर्भ में जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले हम 46 की करते हैं। 46 में अगर हम देखें तो 46 में जो भी कट ऑफ थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि अगर हम 3-4 सब्जेक्ट्स की बात करें, आप उठा के कट ऑफ देखें, नेट पे आपको मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो उसमें लगभग 50% क्वेश्चंस, अगर 100 क्वेश्चंस आए हैं आपके तो 50 क्वेश्चंस कट ऑफ गया है, जबकि सीटों की संख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। अंतिम चयन कई विषयों में लगभग अंतिम चयन 60 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन, यहाँ तक कि कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हाई गया है, तब भी अंतिम चयन 70-71 क्वेश्चंस पे हो जाया करते थे विज्ञापन 46 में। परंतु विज्ञापन 46 पे पर भी आयोग के पारदर्शिता पर, उसके कार्यप्रणाली पर बहुत सारे आरोप और प्रश्न चिन्ह लगते रहे थे, जबकि कट ऑफ इतना ज़्यादा नीचे था, तब भी बहुत तरीके की बातें उस समय पर भी देखने को सुनने को मिलती थी। उसके बाद विज्ञापन 47 में थोड़ा सा कट ऑफ हाई हुआ, विज्ञापन 50 में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हुआ, रिटन का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ और अंतिम परिणाम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई कट ऑफ पे हुआ है। तो इससे 3-4 चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं उसे आप लोगों को समझना चाहिए। अफवाह और आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगभग हर एक विज्ञापन पे उठते आए हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे रहा है 46 में तो नहीं उठा है, यह बिल्कुल नहीं है। आयोग पर प्रश्न चिन्ह हमेशा लगते आए हैं, अभ्यर्थियों ने उठाए हैं, क्या उसमें सत्यता थी क्या नहीं थी, इस बात की पुष्टि के संदर्भ में कोई चीज़ नहीं हुई है, इसलिए उसके ऊपर कुछ कहना कठिन है और गलत है। जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अगर इन चीज़ों में फंसेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो स्टडी का मेथड है, आप जो अध्ययन करने में लगे हुए हैं, वह आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि हकीकत ना आपको पता है और ना हमें पता है। हकीकत क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिक फार्म भरती है, इतनी ज़्यादा पब्लिक एग्जाम देती है, इतने कैंडिडेट्स चीज़ों में शामिल होते हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, अफवाह सही है कि गलत है, क्या चीज़ें ठीक लगती हैं, इन चीज़ों के बारे में कोई स्पष्ट सामने बात ना आने के वजह से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि यही सही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा सही है, यह चीज़ें सही निकल के आपके सामने आ रही हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत करने के लिए, बातें करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, फेसबुक में, यूट्यूब में बातों को उठाने के लिए बहुत लोग आपके सामने मिल जाएंगे, लेकिन कोई शिकायत करने वाला, पुलिस में जाने वाला, आयोग में जाके शिकायत करने वाला, इस तरीके की चीज़ें करने वाला कोई आपके सामने नहीं आता है। तो इससे कहीं न कहीं यह स्पष्ट होता है कि अफवाह
ज़्यादा उठता है। इसलिए आपको अगर आप क्रम वाइज क्रम देखें तो 46 का कट ऑफ कम था, 47 का बढ़ा, 50 का बढ़ा। इसका मेन कारण ज़्यादातर कंपटीशन, 46 में कंपटीशन एक अलग तरह का था, उसके बाद बैक टू बैक विज्ञापन आने की वजह से कैंडिडेट्स ने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से भी कट ऑफ ऊपर गया। यह भी हो सकता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि पेपर सरल आया हो इसलिए कट ऑफ ऊपर गया हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्न चिन्ह आयोग के कार्यप्रणाली पर लगता है वह तो हमेशा से लगा है। फिर लोगों ने कहा कि 46 में नहीं है, जबकि 46 में जो चयन हुए हैं वह 60 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन पर भी अंतिम चयन हुआ है। और अगर देखा जाए तो विज्ञापन 50 में भी 2 3 4 उदाहरण मेरे सामने, मेरे आसपास ऐसे हैं, लगभग 4 क्या 8 उदाहरण ऐसे मेरे आसपास हैं जो ये बताते हैं कि फेयर सिलेक्शंस हुए हैं। उदाहरण के लिए जो अलग स्टेट के, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो अगर चयन पा रहे हैं तो वे अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उनका चयन आपके मोटिवेशन का कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति 2 सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन पा रहा है तो वह भी निश्चित है कि एक सब्जेक्ट में भले कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि उसे किसी तरीके से नौकरी मिले, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो पा रहा है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट करता है कि उसने अपनी मेहनत से सिलेक्शन पाई है। क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी गलत चीज़ का उपयोग एक ही सब्जेक्ट में करने का प्रयास करेगा, दूसरे में करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसका चयन हो चुका होता है तो वह इन चीज़ों में वहीं फंसता है। तो और कुछ ऐसे चयन हैं जो आपको यह भी बताते हैं कि फेयर सिलेक्शंस हुए हैं। तो अब चूंकि आप लोगों के कांटेक्ट में जो लोग चयन पा रहे हैं और जिनके ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वह आपके संपर्क में नहीं है, उनके बैकग्राउंड आप नहीं जानते हैं, उनके पढ़ने की स्टाइल आप नहीं जानते हैं। कोई व्यक्ति आपको बता देता है, सिर्फ उसलिए आपको लगने लगता है कि इसमें फेयर नहीं हुआ है, इसमें अनफेयर हुआ है। तो एक नैरेटिव, एक इन्फॉर्मेशन मिसगाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने वाले लोग भी आपको दिखेंगे और इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। अतः कोशिश आप लोगों को यही करनी है कि आपको किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। आपके पास जो भी विज्ञापन में सीटें उपलब्ध हैं उन्हीं पर कंसंट्रेट करके एक सीट लेने के लिए आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है और बढ़िया से आपको तैयारी में जुट जाना है। इन अफवाहों से, इन बेकार चीज़ों से आप अपने दिमाग को दूर रखेंगे तो बेहतर तरीके से सिलेक्शन पाने की संभावना आपकी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा था, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि आप अपने तैयारी में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेटजी बना के कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, जब आप प्रीवियस ईयर्स की एनालिसिस कर लेंगे चीज़ों की, कट ऑफ वगैरह की, तब आपको यह समझ में आएगा कि आपको रिटन में कितने स्कोर्स करने हैं। तो रिटन में अच्छा स्कोर करने के लिए निश्चित है कि आपको जीएस में कम से कम 25 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप सब्जेक्ट में अच्छा करके और एक अच्छी स्थिति में अपने स्कोर्स को पहुंचा पाएंगे। तो जीएस के सेक्शन के लिए आपको मैंने जैसा कि बताया था कि अगर आप पहले से पीसीएस वगैरह की तैयारी किए हैं तो आपको करंट का ध्यान रखना है, रिवाइज करना है। और अगर आप जीएस के फील्ड में नए हैं, जीएस आपको अच्छे से नहीं आता है, तो कोशिश यही करिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर करिए और उसके बेसिक्स को क्लियर करने के बाद हायर एजुकेशन की जीएस की किताबें आपको मिल जाएंगी, उसमें से रिविजन्स करिए। कोई एक बुक ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ लें तो आप पूरा कवर कर लें। आप टॉपिक उठाएंगे सिलेबस से, उस टॉपिक पर आप कहाँ से पढ़ेंगे आपको समझना है। कौन सी किताब आपके मानसिक स्थिति को, कौन सी किताब आपके मेंटल एटीट्यूड को, कौन सी किताब आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बेहतर है, यह आपको जज करना है, आपको समझना है, क्योंकि पढ़ना आपको है। हर व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई किताब, किसी को कोई किताब अच्छी लग जाती है। आपको कौन सी किताब अच्छी लगनी है यह आपको ही अध्ययन करके और उसको समझना है, देखना है। किताबें बहुत सारी मार्केट में हैं, किताबों की मार्केट में कमी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस कर लेंगे, जीएस सेक्शन का आप एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद अंतिम में आपके सब्जेक्ट की तैयारी बचती है, तो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप निश्चित रूप से नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ठीक से करिए। अगर आप ठीक से उनको नहीं करेंगे तो आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे और बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डीपनेस नहीं होती है पेपर में वाइडनेस होती है।
हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सिलेबस कवर करता है, हर एक चीज़ को टच करके जाता है, वह उन क्वेश्चंस को समझ लेता है। एक ही चीज़ को बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा मात्रा में देखने को कभी कभी मिलते हैं और कठिन क्वेश्चंस कम ही मात्रा में आते हैं। तो आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे और भी कोई चीज़ें जो मेरे समझ में आएंगी, जो आप लोगों को बतानी है, जो आप लोगों को जानना चाहिए तैयारी करते हुए, तो मैं निश्चित रूप से उसको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।